हमारी बुक के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथ्स और वेट के दरमियान डिफरेंस क्या चीज़ है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड वेट। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर एग्जामिनेशन में भी आ जाए तो आपने भी इसको बिल्कुल इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए, मैथ्स हमारे पास एक क्वांटिटी है जो कि बॉडी पोजेस करता है, और वेट इसके मुकाबले में हमारे पास एक फोर्स है जिसके साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज़ फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड, यू नो mass is a scalar quantity और weight is a vector quantity। मैं लास्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर बता चुका हूँ कि mass स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। mass को आप m से रिप्रेजेंट करते हो और वेट को आप w से रिप्रेजेंट करते हो। w हमारा mg के इक्वल होता है। mass का यूनिट हमारे पास किलोग्राम है और वेट का यूनिट हमारे पास न्यूटन है। मैथ्स को मेयर करने के लिए हम मेथड ऑफ कंपैरिजन यूज़ करते हैं, जिसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो है बीम बैलेंस। जबकि वेट को मेयर करने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस। मैथ्स को जब हम मेयर कर रहे होते हैं तो उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम वेट को मेयर करते हैं तो ग्रेविटी के लिहाज से वेट चेंज होता है। इसलिए हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में वेट के लिए दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं, रियल वेट और अपेरेंट वेट, जिसका सिर्फ और सिर्फ चेंज होने का मकसद ये ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ है। न्यूटन साहब ने हमें बताया कि अगर कोई एक्शन है तो उसका एक रिएक्शन होगा और वो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है जिसमें मैंने बताया हुआ है टेकिंग ऑफ अ रॉकेट। अगर आप देखो, हम एक रॉकेट को बनाने की कोशिश करते हैं तो रॉकेट कुछ इस टाइप का होता है हमारे पास, और इस साइड से हमारे पास इसकी जो गैसेस हैं वो वेलोसिटी के साथ जा रही होती हैं, और ये ऊपर की डायरेक्शन में एक्शन के तौर पर ये, और ये रिएक्शन के तौर पर ऊपर मूव करता है। हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहा गया है बेसिकली कि अगर कोई एक्शन है तो उसका इक्वल रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्शन अपोजिट होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। एक फिक्स बोर्ड जिसके साथ फ्रिक्शनलेस पुली जुड़ी हुई है, उससे हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को पास किया। इसके दोनों एंड्स के साथ हमने मैसेस ए और बी को जोड़ दिया। मैस ए बड़ा है, मैस बी छोटा है। इस वजह से ये मैस नीचे की तरफ मूव करता है और एक्सेलरेशन इसका भी नीचे की तरफ होता है। तो इसका वेट W इज इक्वल टू mg के मुताबिक m1g हो जाएगा। इसका मैस कम है तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है और इसका वेट m2g हो जाएगा। हम पहले बॉडी A का नेट फोर्स फाइंड करते हैं। देखिए, आप वेट नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो m1g फैक्टर बड़ा है, टेंशन का फैक्टर छोटा है, तो m1g माइनस टी। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू ma। हमारे पास फर्स्ट मैस था तो ये जो नेट फोर्स है m1a के इक्वल ही हुई, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब आप आ जाओ सेकेंड मैस की तरफ। देखें, आप ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मीन्स टू से टेंशन ज़्यादा है, m2g कम है, तो टेंशन में से हमने m2g को माइनस किया। नेट फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक सेकेंड मैस था तो m2a हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। देखिए, इधर m1a इधर m2a, हमारे पास यहाँ पर m1a प्लस m2a आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास m1g माइनस t माइनस m2g, वो हमारे पास इधर आ जाएगा। देखिए, माइनस का t प्लस के t से कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन कुछ बन के आएगी वो कुछ यूँ होगी, m1g माइनस m2g, इन दोनों फैक्टर्स में से a को कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2। देखिए, आप इस तरह m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वेशन की इस साइड पर ये जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हुआ हमारे पास m1 माइनस m2, g को कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2 वो नीचे डिवाइड के अंदर आया। सेम इट इज, अगर आप g को फाइंड करना चाहो तो m1 प्लस m2 डिवाइड हो रहा था, वो इधर a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो a मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, m1 इधर डिवाइड हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई हुआ,
और G के साथ M1 माइनस M2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो A के नीचे डिवाइड हो गया। तो ये A और G दोनों के फार्मूलाज हुए। अब हम इससे टेंशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन 1 जो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी A थी, और इक्वेशन 2 जो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी B थी। हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड करना है। यू नो इक्वेशन 1 m1g माइनस टी, इक्वेशन 2 t माइनस m2g। ये देखें हमने डिवाइड कर लिया। सेम इट इज इक्वेशन 1 m1a डिवाइडेड बाय m2a। देखें a कॉमन था, दोनों साइडों पे कैंसिल हो गया। हमारे पास इधर आ जाएगा m1 ओवर m2, m1g माइनस टी, t माइनस m2g। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, m1 t के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 g हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। m2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो m1 m2 g, m2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या चीज़ आ जाएगी, tm2। नेक्स्ट हमने इसको रीअरेंज करना है, तो m1 m2 g माइनस tm2 इज इक्वल टू m1 t माइनस m1 m2 g था हमारे पास। हमने m1 m2 g m1 m2 g इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा करना था, तो ये इस साइड पर इक्वेशन के माइनस में था। हमने इसको इक्वेशन के जब इस साइड पर लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम इट इज ये फैक्टर इक्वेशन की इस साइड पर माइनस का था, जब आप इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। आप t कॉमन ले लो, m1 प्लस m2, इन दोनों को आप ऐड करो, 2m1 m2 g। हमें टेंशन चाहिए तो m1 प्लस m2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट केस था जिसमें हमने टेंशन, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड किया जब हमारे पास दोनों मैसेज एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर लटके हुए थे। हमारे पास नेक्स्ट केस में एक टेबल है जिस पर हमने मैस B को रख दिया है। मैस B हमारे पास मैस में मैस A के कंपैरेटिवली कम है। हमने इस मैस के साथ एक रस्सी को जोड़ा जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली से होती हुई नीचे की तरफ आई, और उस एंड पर उसने अपने साथ एक मैस A को जोड़ लिया। मैस A ज़्यादा था तो इस पर लगने वाला वेट m1g हो जाएगा और ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। सेम अगर आप मैस B पर देखें तो आपके पास इसका वेट m2g होगा और टेबल की तरफ से इस पर लगने वाली रिएक्शन फोर्स R होगी। देखें ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सेम अब हमने देखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। A का मैस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ यूँ होगी। अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके के दो रिलेशंस आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले टॉपिक्स में मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इसको और इसको आप किस तरीके से ड्राइव करते हो। यहाँ पर मैं कुछ डायरेक्ट सॉल्व करता जाऊँगा। देखिए हमारे पास मैस 1 में m1g फैक्टर बड़ा था क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और टेंशन कम थी, तो m1g माइनस टी, रिमेनिंग फोर्स F इज इक्वल टू ma के मुताबिक m1a हो जाएगी। सेम आप थोड़ा आगे आए, आपके पास इस केस में जो पैदा होने वाली टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की वजह से थी, और वो क्या हो जाएगा, m2a। हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। m1g माइनस टी, इधर क्या आ जाएगा, प्लस टी, m1a प्लस m2a। a को आप कॉमन ले लो, आपके पास इधर m1g हुआ, आपने m1 प्लस m2 को डिवाइड कर देना है, तो a इज इक्वल टू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमने नेक्स्ट केस के अंदर जो इक्वेशन 3 है उसको 2 के अंदर पुट कर लेना है। अब इक्वेशन 3 में है a इज इक्वल टू m1g और m1 प्लस m2, और हमारे पास टेंशन किस चीज़ के इक्वल है, m2a के। हमने टेंशन को लिया, टेंशन आपके पास इक्वल है m2a। a का फार्मूला हमने निकाला हुआ था, हमने इस फार्मूला को इसके अंदर पुट कर देना है, तो m2 m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन का फार्मूला हुआ m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।